तो एमसीयू का कैंग, जिसके पास ना ही सिर्फ बाकियों से काफी ज्यादा सुपीरियर इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी होती है, बल्कि उसके अलावा वो ट्रैवल कर सकता है डिफरेंट टाइमलाइंस और यूनिवर्सेस में भी, और ये सब एबिलिटीज उसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना देती है। बट एज वी ऑल नो कि एमसीयू में सिर्फ एक ही कैंग नहीं होता, बल्कि एमसीयू के एग्जिस्टेंस के अक्रॉस एक्चुअली इन्फिनिट नंबर ऑफ कैंग्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर एक कैंग को डिफीट किया जाए तो उसकी जगह एक और नया कैंग अपीयर हो जाएगा। एंड इट्स बिकॉज ऑफ दिस रीजन कैंग एक मल्टीवर्सल थ्रेट कहलाता है। सो यहाँ पे ये बात याद रखना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एमसीयू के सारे कैंग वेरिएंट्स बहुत ही ज्यादा सिमिलर होने के साथ साथ काफी ज्यादा डिफरेंट भी होते हैं। तो कुछ कैंग वेरिएंट्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, कुछ बहुत ही ज्यादा रुथलेस, और कुछ एक्चुअली होते हैं काफी ज्यादा कंपैशनेट भी। लेकिन आज के इस वीडियो में हम कैंग के बस उस वेरिएंट के पावर्स और एबिलिटीज को डिस्कस करेंगे जिससे कि हमने क्वांटम में देखा था। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। ना वैसे तो कैंग एक नॉर्मल ह्यूमन होता है और उसके पास अपने कोई भी पावर्स नहीं होते, लेकिन कैंग के पास सेंचुरीज एडवांस टेक और एक न्यूरोकाइनेटिक आर्मर होने की वजह से वो कई गुना ज्यादा पावरफुल और डेंजरस बन जाता है। अब पहले अगर बात की जाए स्ट्रेंथ की, तो कैंग का आर्मर उसकी स्ट्रेंथ को सुपरह्यूमन लेवल्स तक एनहांस कर देता है, जिससे कि वो एक तो एंटमैन और वास्प के कॉम्बो अटैक को बस अपने हाथ के एक वेव से फ्लिक कर पाया था, और उसके अलावा वो एंटमैन को इजीली ओवरपावर करने से लेके डिस्ट्रॉय कर पाया था उसके हेलमेट तक को। और उस टाइम तो कैंग का आर्मर भी काम नहीं कर रहा था। लेकिन वही अगर बात की जाए ड्यूरेबिलिटी की, तो कैंग का आर्मर उसे प्रोवाइड करता है सुपरह्यूमन ड्यूरेबिलिटी भी, जिससे कि वो मल्टीवर्सल इंजन कोर के एनलार्जिंग ब्लास्ट को विथस्टैंड कर पाया, अपने टावर के कोलैप्स को सर्वाइव कर पाया, वास्प के स्टिंगर्स के न्यूमरस ब्लास्ट को झेल पाया, और उसके अलावा वो बहुत सारी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड आर्ट्स के हमले तक को भी सर्वाइव कर पाया, जो कि उसे बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहे थे। इतना ही नहीं, बल्कि कैंग की ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा होती है कि वो जायंट मैन के भी पंच तक को विदाउट एनी स्क्रैच विथस्टूड कर पाया। और अगर स्पीड को कैलकुलेट किया जाए तो एंड गेम में जायंट मैन अपने एक ही पंच से एक लेवियाथन शिप तक को नॉकआउट कर पाया था। एंड एवेंजर्स मूवी के को-राइटर्स के अकॉर्डिंग एक लेवियाथन शिप का एस्टिमेटेड वेट होता है 3 मिलियन टन्स या 300 करोड़ किलोग्राम्स का। तो अब हम F = मास इनटू एक्सेलरेशन यानी न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करके उस पंच का टोटल फोर्स निकाल सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे उस पंच की एक्सेलरेशन को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर भी लेंगे, जो कि बेसिकली एक्सेलरेशन होती है एक एवरेज पंच की, तो इसको कैलकुलेट करके हमें यहाँ पे टोटल फोर्स मिलता है 30 बिलियन न्यूटन्स के बराबर का। जिसका मतलब ये है कि जायंट मैन को अपने पंच से 300 करोड़ किलोग्राम्स के एक लेवियाथन शिप को नॉकआउट करने के लिए 30 बिलियन न्यूटन्स तक का फोर्स लगाना पड़ा होगा। लेकिन अगर हम जायंट मैन के इस पंच की एनर्जी आउटपुट निकालना चाहे तो वो हम वर्क फार्मूला यानी E = F/d से निकाल सकते हैं, जिसमें कि E एनर्जी होती है, F फोर्स और D होगी पंचिंग डिस्टेंस। और एक एवरेज पंच की फिस्ट से लेके सरफेस तक की डिस्टेंस होती है 0.5 मीटर से लेके 1 मीटर तक के आसपास की। लेकिन यहाँ पे जायंट मैन का साइज कंसीडर करके अगर हम उसकी पंचिंग डिस्टेंस को मिनिमम 5 मीटर्स भी लेते हैं, तो उससे अब हम इजीली जायंट मैन के पंच की एनर्जी आउटपुट कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि निकलती है 150 बिलियन जूल्स या 150 गीगा जूल्स के बराबर। बट इफ आई वांट टू एक्सप्लेन दिस मच एनर्जी इन सिंपल टर्म्स, तो जहां 1 गीगाजूल एनर्जी 0.24 टन्स ऑफ TNT के इक्वल होती है, सो दैट मीन्स 150 गीगाजूल एनर्जी होगी 150 इंटू 0.24 टन्स यानी 36 टन्स ऑफ TNT के बराबर की। तो इसको समराइज करके हम ये कह सकते हैं कि जायंट मैन का बस एक पंच 36 टन्स ऑफ TNT के बराबर एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो कि जायंट मैन के उस पंच को इजीली एक स्टीप ब्लॉक लेवल के बराबर बना देता है। दैट मीन्स जायंट मैन बस अपने एक ही पंच से पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकता है एक कंप्लीट स्टीप ब्लॉक या एक स्टेडियम तक को। सो कैंग का ऐसे मल्टीपल पंच को बहुत ही इजीली विथस्टैंड कर पाना कैंग की ड्यूरेबिलिटी को काफी ज्यादा इंप्रेसिव बना देता है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट स्पीड एंड एजिलिटी, तो कैंग का आर्मर उसकी स्पीड और एजिलिटी को भी एनहांस कर देता है सुपरह्यूमन लेवल्स तक, जिससे कि वो एंटमैन और वास्प पे उनके मिनिएचर फॉर्म्स में भी क्विकली अटैक कर पाया था। और उसके अलावा वो उन दोनों के अटैक्स को बहुत ही इजीली डॉज भी कर पाया, इवन कि जब एंटमैन और वास्प दोनों ही उस पे अपने मिनिएचर फॉर्म्स में अटैक कर रहे थे। लेकिन वही अगर बात की जाए कैंग के वेपन्स और टेक की,
तो कैंग के पास एक तो उसका टाइम सेफर होता है जिससे कि वो ट्रैवल कर सकता है पूरे मल्टीवर्स में। उसके अलावा कैंग के पास होता है एक न्यूरोकाइनेटिक आर्मर जो कि उसे प्रोवाइड करता है बहुत सारे पावर्स और एबिलिटीज भी। तो कैंग का आर्मर उसे सुपरमैन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के अलावा प्रोवाइड करता है टेलीकिनेसिस वाली एबिलिटीज, जिससे कि वो अपने अपोनेंट्स को एक ही जगह फ्रीज कर सकता है, उन्हें जैसे चाहे वो उन्हें मूव भी करा सकता है और वो इस एबिलिटी से बहुत ही इजीली क्रश कर सकता है अपने एनिमीज को। यही नहीं बल्कि इस सब के अलावा कैंग अपने आर्मर से किसी भी एनर्जी अटैक को एब्जॉर्ब करके उस अटैक को अपने अपोनेंट्स की तरफ रीडायरेक्ट तक कर सकता है, जैसा कि उसने जोलम की येलो एनर्जी बीम को एब्जॉर्ब करके उसे जोलम के हेड की तरफ रीडायरेक्ट कर दिया और उसे मार डाला। आई ऑल्सो वांट टू पॉइंट आउट हियर कि जोलम के उस थिक ग्लास लाइक स्लेंडर हेड के अंदर एक सुपरनोवा कंटेंट होता है। सो कैंग का उस सुपरनोवा वाले अटैक को एब्जॉर्ब करके रीडायरेक्ट कर देना अपने आप में ये एक बहुत ही बड़ी फीट कहलाती है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, बल्कि कैंग के पास तो ऐसे एनर्जी अटैक्स होते हैं जो कि लोगों को इंस्टेंटली वेपराइज कर सकते हैं विदाउट लिविंग एनी रेजिड्यू। उसके अलावा वो उस अटैक को अनलीश कर सकता है एक एनर्जी वेव की तरह भी, जिससे कि वो बहुत ही पावरफुल एक्सप्लोजन्स क्रिएट करने से लेके स्कॉट और केसी को उनके जायंट फॉर्म्स में भी नॉकआउट कर पाया। इतना ही नहीं बल्कि ये सब एनर्जी पावर कैंग एक्चुअली अप्लाई कर सकता है अपने फोर्स फील्ड्स पे भी, जो कि पूरी तरह से तो इनपेनेट्रेबल नहीं होते, बट वो उनसे एक तो अपने मल्टीवर्सल इंजन कोर के एनलार्जिंग ब्लास्ट को विथस्टैंड कर पाया था और उसके अलावा वो अपने फोर्स फील्ड से हंड्रेड्स ऑफ सुपर जायंट एंट्स तक को होल्ड बैक कर पाया। नव यहाँ पे इस बात पे भी ध्यान दिया जाए कि एंट्स बेसिकली अपने बॉडी वेट से भी 50 टाइम्स ज्यादा का वेट लिफ्ट कर सकती हैं और वो एंट्स प्रोबेबली साइबरनेटिकली ऑगमेंटेड थी टू इवन हायर लेवल्स ऑफ स्ट्रेंथ। तो कैंग का अपने फोर्स फील्ड से ऐसी हंड्रेड्स ऑफ एंट्स को होल्ड बैक कर पाना कैंग के उन फोर्स फील्ड्स को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रूव कर देता है। Now some of the other abilities which Kang gets from his armor are portal creation, जिससे कि कैंग कहीं पे भी पोर्टल्स बना सकता है और उसके अलावा वो अपने आर्मर से क्रिएट कर सकता है एनर्जी के सर्कुलर ब्लू प्लेटफॉर्म्स भी, जिनसे कि वो कहीं पे भी फ्लाई तक कर सकता है। लेकिन कैंग को बस उसकी टेक्नोलॉजी और सिर्फ उसके वेपन्स ही एक पावरफुल विलन नहीं बनाते, बल्कि उसके अलावा कैंग एक्चुअली एक मास्टर होता है हैंड टू हैंड कॉम्बैट का, जैसा कि हमें दिखाया गया था क्वांटम मेनिया के एंड में जब उसका आर्मर डैमेज हो गया था। तो एंडिंग शोडाउन में अपने आर्मर के पावर्स के बगैर भी कैंग सिर्फ अपने कॉम्बैट स्किल से एक तो एंटमैन को कंप्लीटली डोमिनेट कर पाया और वो उसे बहुत ही बुरी तरह से इंजर भी कर पाया, इवन कि जब एंटमैन के पास उस टाइम उसकी श्रिंकिंग एबिलिटी भी थी, बट फिर भी कैंग उसको ऑलमोस्ट मारने वाला था अगर वॉस्प उसे टाइम पे ना बचाती तो। यही नहीं बल्कि कैंग के पास उसका जीनियस लेवल इंटेलेक्ट होने की वजह से वो एक मास्टर टैक्टिशियन होने के साथ साथ एक कॉन्करर भी होता है। बिकॉज़ जब कैंग को क्वांटम रेलम में ट्रैप किया गया था तो उसने वहां पे एक तो अपनी आर्मी बिल्ड की, वॉरक्राफ्ट्स क्रिएट किए और वो क्वांटम रेलम का रूलर भी बना। लेकिन क्वांटम रेलम में ट्रैप होने से पहले कैंग इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने काउंटलेस एवेंजर्स इंक्लूडिंग थॉर को मारने से लेके पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया था एंटायर प्लैनेट्स और टाइमलाइंस तक को। You're an Avenger. Have I killed you before? What? They all blur together after a while. You're not the one with the hammer. That's Thor. And if that doesn't say OP, then nothing does. So friends, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। और अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तब तक के लिए टेक केयर।